हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ में। यहाँ आज हम आपको पढ़ाएंगे संसाधन एवं विकास, यानी क्लास 10th के ये सब्जेक्ट है जिसमें से संसाधन और विकास एक चैप्टर है। तो इस एक साइड आपको बुक दिख रही है और एक साइड मेरी बनाए हुए नोट्स दिख रहे हैं। नोट्स क्या है, इसी बुक से निकाल के हमने सारा निचोड़ इसमें रख दिया है। बुक को एक साइड में करेंगे, मैं आपको लगा दिया हूँ ताकि बुक में देखो कि ऐसी बुक है। इससे हमने पढ़ के क्वेश्चन आंसर निकाले हैं, प्लस क्वेश्चन आंसर आपको अगले उसमें कराएंगे। यहाँ पर आपको शॉर्ट में नोट्स दिए जा रहे हैं, यानी कि आप इन्हें सिर्फ देखते रहो या पढ़ते रहो या बार बार इन्हीं के देखते रहो, तो आप चीजों को समझकर वहां पर जाकर अपनी भाषा में लिख सकते हो। तो बहुत कम और छोटे समय में आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। इसी तरह आपको चैप्टर वाइज ढेर सारे वीडियो मिलने वाले हैं हर सब्जेक्ट के। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। कोई कमी हो तो इसमें कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधार सके। चलिए आते हैं अपने यहाँ पर क्या कहते हैं पढ़ने, यानी कि अपनी पीडीएफ पर, अपने सब्जेक्ट पर। हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर स्टार्ट होता है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर दिया गया है संसाधन एवं विकास। ठीक है, संसाधन और विकास के विषय में दिया गया है, यानी कि रिसोर्स। ठीक है, तो रिसोर्स और डेवलपमेंट के विषय में पढ़ेंगे। तो जो हमारी पहली हेडिंग आती है वो यही से स्टार्ट होती है। क्या स्टार्ट होती है बच्चों? हमारी जो पहली हेडिंग स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है संसाधन, यानी उसकी परिभाषा और अर्थ क्या है, डिफिनीशन क्या है, मीनिंग क्या है। ठीक है, और ये सभी के लिए, ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, सबके लिए यहाँ पर समझना और लिखना अपनी भाषा में है। तो अगर संसाधन यानी रिसोर्स की हम परिभाषा लिखें, संसाधन किसको कहते हैं? तो जिन वस्तुओं, तत्वों या साधनों से मानव जीवन की आवश्यकताएं पूरी होती है उन्हें संसाधन कहा जाता है। साधारण शब्दों में कहें, जो चीज उपयोगी हो वही संसाधन। कहने का मतलब, अब आप संसाधन को ऐसे समझो, जो आपके इस्तेमाल में हो वही आपके लिए रिसोर्स है, संसाधन है। बस ये परिभाषा है। ठीक है, आप इतना भी लिख दोगे तो वहां पर आपको पूरे नंबर मिलेंगे। यहाँ पर पॉइंट, इनके पॉइंट भी देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। कैसे? संसाधन केवल भौतिक वस्तुएं नहीं है, कहने का मतलब ये फिजिकल वस्तुएं नहीं है। मानव की कुशलता, ठीक है, मानव की जो स्किल, ठीक है, ज्ञान और संगठन, नॉलेज का भी ये संसाधन है। ठीक है, कहने का मतलब ये मानव की स्किल, नॉलेज, इन सब चीजों का क्या है, रिसोर्स है। फिर इसके बाद आती है, जो चीजें संसाधन है यह इस बात पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि मानव उसके उपयोग का ज्ञान रखता है कि या नहीं। एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए, लोहे के औजार बनाने से पहले लौह अयस्क किसी गांव वाले के लिए उपयोगी नहीं था। कहने का मतलब, यहाँ एग्जाम्पल को थोड़ा डीप समझते हैं, डीप मतलब थोड़ी गहराई समझते हैं। जैसे पहले लोहा था, ठीक है, और लोहा गांव में था लेकिन उसके विषय में नॉलेज किसी को नहीं था, तो तब तक वो रिसोर्स नहीं था, यानी कहने का मतलब हमारे उपयोगी नहीं, तो संसाधन भी नहीं था। लेकिन जब पता चला कि लोहे से हम तलवार बना सकते हैं, बैलगाड़ी बना सकते हैं, बंदूक बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, तो अब ये क्या बन गया, ये संसाधन बन गया। तो इसी तरह ये चीजें संसाधन बनती है। जैसे आसपास हमारे बहुत सारी चीजें पड़ी रहती हैं, तब तक वो संसाधन नहीं जब तक उनका काम नहीं, लेकिन अगर वो काम में आने लगी तो इसका मतलब वो क्या बन गया, संसाधन बन गया। तो आपको संसाधन के सब्जेक्ट में समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद अगर इस वीडियो को टीचर भी देख रहे हैं तो उसको भी समझ लो। कैसे इस चीज को समझते हैं कि बच्चों को यह समझाइए कि रिसोर्स का अर्थ सिर्फ स्थिर नहीं है, यानी कि रिसोर्स जो होती है वो स्टेबल नहीं है। ये समय, तकनीकी जरूरत के अनुसार बदलता रहता है, यानी कि समय के अनुसार टेक्नोलॉजी बदलती है। एक समय तक हम 1G 2G मोबाइल चलाते थे, फिर 3G में शिफ्ट हुए, फिर 4G आया, 4G के बाद अब 5G आ गया, अब तो 8G 9G 10G 12G फोन आने लगे हैं, या और उससे ज़्यादा स्मार्ट इंटरनेट भी आने लगा है। तो ये टाइम के अनुसार, नए नए जो टेक्नोलॉजी के अनुसार बदलता रहता है। तो ये चीज़ आपको समझाना जरूरी है। फिर इसके बाद आते हैं, दूसरी हेडिंग आती है। आपकी बुक में जितनी हेडिंग दी गई सारी हेडिंगों को यहाँ पर क्लासिफाई किया गया है। संसाधनों का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, इसको समझते हैं। संसाधनों को 4 अलग अलग आधारों पर बांटा जाता है। एक पढ़ते समय कैसे, संसाधनों को 4 अलग अलग आधारों पर बांटा जा सकता है। पढ़ते समय तालिका बनाकर बोर्ड पर लिखें और इससे बच्चों को आसानी समझे। कहने का मतलब है संसाधनों को 4 टाइप में बांटा गया है, उसको टेबल बना के आप लिख सकते हैं। और जो 4 टाइप क्या है उनके विषय में हम आपको बताते हैं। पहले अगर टाइप की बात करें तो यहाँ पर क्या आती है, उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, यानी कि ऑन द बेसिक ऑफ ओरिजिन। कैसे? एक जैविक होता है, यानी जिसको बायोटिक बोलते हैं। तो जैविक को कैसे समझे, वे संसाधन जो जीवित प्राणियों से आता है। कहने का मतलब वे रिसोर्स जो हमें जीवित जानवरों से मिलता है, जैसे भैंस होती है प्लस अदर जानवर होते हैं।
तो जैसे समझते हैं जानवर होते हैं, बहुत सारे जानवर होते हैं जिनकी हड्डियों से दवाई बनती है, ठीक है। तो ये जीवित जानवर आएंगे, जीवित जानवर जो हमारे रिसोर्स में काम आते हैं। प्लस जानवरों की जो खाल होती है उसका इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, यानी कि कपड़े बनाने के लिए, लेदर के लिए। फिर इस प्लस आता है जो आपके म्यूजिक में इस्तेमाल की जाती है, ये सारी चीज़ें। फिर जानवर और जल जीव इन सब का इस्तेमाल करें। मछली हमारे लिए रिसोर्स तो है, लोगों इंसानों के खाने के लिए खाना प्रदान करता है कि नहीं। तो जानवर, मछली, पेड़ पौधे, ये सारी चीज़ें। अब पेड़ पौधों की बात करें, लकड़ियों से आप घर बनाते हैं, प्लस टेबल बनता है, बहुत सारी चीज़ें बनती है, दवाइयाँ बनती है। तो ये सारी चीज़ें क्या, ये बायोटिक में आएगा, यानी इसको जैविक बोलते हैं। तो हिंदी मीडियम वाले याद ध्यान रखें, जहाँ पर जैविक आ जाए, जैविक का मतलब होता है जिसमें जीवन हो, ठीक है। और अजैविक का मतलब होता है जिसमें जीवन ना हो। तो इसको ऐसे समझिएगा। अब यहाँ पर आते हैं अजैविक। अजैविक क्या होता है, तो बायोटिक जिसको बोलते हैं एबायोटिक, ठीक है। यानी निर्जीव संसाधन, निर्जीव संसाधन जिसमें जीवन नहीं है, लाइफ नहीं है, ठीक है। तो इसमें पानी आता है, पानी हमारे पीने के लिए भी आता है, घर कपड़े साफ करने के लिए आता है, घर मकान बनाने के लिए आता है, फैक्ट्रियों में भी काम आता है, ये सारी चीज़। खनिज, खनिज को इंग्लिश में बोलते हैं मिनरल्स, ठीक है। मिनरल्स में जिससे आपके फोन, टैबलेट, बहुत सारी चीज़ें, आयरन, ये सब चीज़ निकल के, इसको मिनरल्स बोलते हैं। तीन सारी चीज़ों से मिलकर जो सब्जेक्ट बनता है उन सब चीज़ों को खनिज कहा जाता है। जैसे लोहा आ गया, आयरन आ गया, यूरेनियम आ गया, ये सारी चीज़ें निकालने वाली हैं। फिर उसके बाद एयर। एयर में कोई लाइफ तो है नहीं, तो एयर भी आती है, प्लस मिट्टी आती है। एयर से हम हवा से सांस लेते हैं, मिट्टी हमें खाना उत्पादन, कृषि के काम में आती है। तो ये सब सारी चीज़ें अजैविक, यानी कि जिसमें जीवन ना हो, ठीक है। इसी को एबायोटिक बोलते हैं, जिसमें से लाइफ ना हो उसे अजैविक बोलते हैं या एबायोटिक बोलते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, यानी कि बी नंबर आता है। बी नंबर क्या है, यानी कि अक्षमता नवीकरण क्षमता के आधार पर, ठीक है। यहाँ पर आपको पढ़ा देते हैं, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ द, यानी कि एक्सेसिबिलिटी, ठीक है। इसमें से क्या है, यानी कि नवीकरणी, इसको इस हेडिंग वाइज हेडिंग आपको समझ, नवीकरणी को बोलते हैं रिन्यूएबल, ठीक है। ये क्या है, जो प्राकृतिक रूप से फिर से बनते हैं, यानी कि रिन्यूएबल का मतलब जो चीज़ इस्तेमाल करने के बाद फिर से उसका हम इस्तेमाल कर सकें, उसी को रिन्यूएबल बोलते हैं। जो नेचुरली रूप से उसका इस्तेमाल फिर करते हैं, जैसे जंगल आता है, ठीक है, जंगल को काटेंगे फिर से जंगल लगा सकते हैं। वाटर का फिर से इस्तेमाल कर से, गंदा हो जाए उसको प्यूरीफायर कर लो, साफ कर लो, फिर से इस्तेमाल हो जाए। एयर भी वैसी ही होती है, सन की ऊर्जा, सन की लाइट भी हम डेली इस्तेमाल में कर सकते हैं। परंतु अनियंत्रित दोहन से भी संकटग्रस्त हो सकता है। कहने का मतलब है, ये चीज़ें अगर लिमिटेड तौर पर करो तो आपके पास ये चीज़ें दोबारा आती रहेंगी, लेकिन इन्हें अनकंट्रोल तरीके से अगर कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा जंगल काट रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ियाँ आप जला रहे हो, ठीक है, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा जानवरों को मार रहे हो, तो ये चीज़ें दोबारा नहीं, ये संकटग्रस्त हो जाता है, जिसको रेड डाटा बुक में चला जाता है ये सारी चीज़ें। तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है। इसको ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बाद आता है अनवीकरणीय, यानी कि नॉन रिन्यूएबल। कहने का मतलब वो चीज जिसको हम दोबारा बना ही नहीं सकते नेचुरली तौर पर, क्या, जो बहुत समय में बनते हैं, यानी कि जिस चीज को बनने में बहुत साल, यानी कि लगभग करोड़ों साल लग जाते हैं, 10 साल लग जाते हैं, 20 साल लग जाते हैं, यानी कि 10 लाख साल लग जाते हैं। ऐसे जो समय लगता है, इसमें से टाइम पीरियड, और सीमित मात्रा में उपलब्ध। कहने का मतलब एक कंट्रोल एरिया में, बिल्कुल प्रिजर्व एरिया में, बहुत छोटी मात्रा में उपलब्ध है, ठीक है, बहुत कम मात्रा में ये चीज़ें उपलब्ध है। जैसे कोयला पूरी दुनिया में लिमिटेड है। पेट्रोलियम, ये चीज़ें लिमिटेड है, ये अब बन नहीं सकती। प्राकृतिक गैसें, नेचुरल जो गैस हम जलाते हैं, ये भी लिमिटेड है। और प्लस मेटल, ये भी लिमिटेड है, यानी कि इनका इस्तेमाल बहुत कम करना चाहिए, क्योंकि ये पूरी पृथ्वी में कम मात्रा में है या लिमिटेड मात्रा में, ये चीज़ें यहाँ दोबारा बनती नहीं है। इस वजह से इन चीज़ों को अनवीकरणीय बोलते हैं, यानी कि जिन चीज़ों को दोबारा नहीं बना सकते। नवीकरणीय का मतलब जिन्हें हम दोबारा रिन्यूएबल कर सकते हैं। फिर आते हैं यहाँ पर एग्जाम टिप्स आपको दे देते हैं, एग्जाम में क्या कैसे आपको यहाँ याद रखना है, ठीक है। तो एग्जाम टिप्स क्या है कि अक्सर पूछा जाता है नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में क्या अलग है। तो क्या सरल से उत्तर दें, पुनः बनता है, आसानी से नहीं बनता, बस यही आपको बताना है। यानी कि यही पूछा जाएगा कि नवीकरणीय और नवीकरणीय में क्या डिफरेंस है। तो नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल में ये चीजें बन जाती हैं, अनवीकरणीय में ये चीजें आसानी से नहीं बनती। आपको क्या लिखना है, ये नहीं कहना कि नहीं बनती, ये कहना कि चीजें आसानी से नहीं बनती, बस। चलिए आते हैं फिर इसमें हम अपने नेक्स्ट हेडिंग में, यहाँ स्वामित्व के आधार पर, क्या, ऑन द बेसिक ऑनरशिप, ठीक है। तो स्वामित्व को ऑनरशिप बोलते हैं। यहाँ पर आते हैं व्यक्तिगत, यानी कि इंडिविजुअल,
किसी व्यक्ति के स्वामित्व के खेत मकान, कहने का मतलब स्वामित्व के आधार पर कुछ चीजें होती है, किसी के व्यक्ति के खेत होते हैं, मकान होते हैं, जंगल होते हैं, ये किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। सामुदायिक मतलब कम्युनिटी, कम्युनिटी मतलब ग्रुप, यानी गांव का तालाब, लोक पुस्तकालय, ये सारी चीजें, जैसे गांव के तालाब होते हैं, गांव में कुछ है, ग्राम प्रधान की तरफ से कुछ मकान बनवाए, तो ये सारी चीजें कम्युनिटी के हिसाब से यानी आपस में मिलकर यूज की जाती हैं। जैसे लाइब्रेरी बनाई जाती है तो लाइब्रेरी को भी मिलकर इस्तेमाल किया जाता है। राष्ट्रीय यानी कि नेशनल, जैसे नदी है, खनिज मतलब मिनरल्स आदि, जिन पर राष्ट्रीय अधिकार होता है, यानी नेशनल पूरे भारत का अधिकार हो। जैसे गंगा नदी में पूरे भारत का अधिकार है, ऐसा नहीं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश का अधिकार हो, महाराष्ट्र का भी अधिकार है, प्लस साउथ इंडिया वालों को रहने वाला सबका अधिकार है, क्योंकि ये भारत की नदी है। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल, जैसे समुद्र का कुछ हिस्सा, आकाशीय क्षेत्र कुछ नियमों के तहत, समुद्र जैसे समुद्र का हिस्सा है तो समुद्र का हिस्सा तो कई सारे देशों से हमारा बॉर्डर टच करता है, समुद्र भी कई सारे देशों से लगता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि पूरे समंदर में हम ही राज करें, तो यहाँ पर कुछ नियम रेगुलेशन बनाए गए हैं, तो नियमों के तहत यहाँ पर आप कब्जा या कर सकते हैं। आकाश में जैसे स्पेस की बात करें तो स्पेस के लिए भी अलग अलग से रूल्स बनाए गए, सबके लिए इस्तेमाल के लिए किए गए, वहाँ के अलग रूल चलते हैं, समंदर का रूल अलग चलता है, तो इनके लिए भी अलग से एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया है, ताकि हर देश कोई देश जाके वहां पर कब्जा ना कर पाए। फिर इसके बाद यहां पर आते हैं, क्या आते हैं यहाँ पर, यहाँ विकास स्तर के आधार पर यानी ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट है, ये चार चीजें आपको समझानी थी। यानी विकसित डेवलपमेंट, जिन संसाधनों का उपयोग हो रहा है, जैसे उदाहरण नहरें, बिजली, घरों के लिए जल स्रोत, तो ये डेवलपमेंट है, इन पर हमें क्या करना चाहिए, विकास करना चाहिए, डेवलपमेंट करना चाहिए। फिर इसके बाद आता है संभावित रूप से उपयोगी, ठीक है, यानी पोटेंशियल यानी मौजूद हो, यानी संभावित रूप से क्या उपयोगी हो, उपयोग में नहीं है, जैसे रेगिस्तान के क्षेत्रों में पवन ऊर्जा, ये सारी चीजें हमारे इस्तेमाल में नहीं है, लेकिन इसका ऐसा चीज का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, कहने का मतलब इसको रिन्यूएबल करके बना सकते हैं, अपने इस्तेमाल में किस तरह ला सकते हैं, तो उसके हमें ऑप्शन ढूंढने हैं। ठीक है, तरीके ढूंढने हैं कि हम हवा ऊर्जा को कैसे इस्तेमाल करें, यानी जो पवन ऊर्जा है उसका इस्तेमाल कैसे करें, रेगिस्तान क्षेत्र को कैसे इस्तेमाल करें, जैसे रेगिस्तानी एरिया में हमारे जो सैनिक होते हैं वहां पर मिसाइल टेस्ट करते हैं, वहां पर अपनी एक्सरसाइज करते हैं, पवन ऊर्जा से हम लोग पवन चक्कियां चलाते हैं, तो ये सारी चीजें होती हैं। फिर इसके बाद स्टॉक जो संसाधन मौजूद है पर तकनीकी कारणों से उपयोग नहीं हो रहा है, कहने का मतलब जो संसाधन हमारे पास देखो रिसोर्स है लेकिन उसको टेक्निकल तौर पर हम उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो उसको उसको बोलते हैं स्टॉक मतलब इनको रखना, प्रिजर्व करना। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, देखो यहाँ पर रिजर्व भी आपको बताया, रिजर्व जो उपयोग के लिए सुरक्षित रखे, जो इस्तेमाल करने के लिए, जैसे भारत सरकार है रूस से तेल खरीदती है तो उसको रिजर्व करके हम लोग 2-3 साल 5 साल के लिए एक्स्ट्रा लेके रख लेते हैं, ताकि कहीं अचानक अगर संकट पड़े तो उसको हम कंट्रोल कर सके, हम इधर इधर भागना ना पड़े या खरीदना ना पड़े। फिर इसके बाद यहाँ पर आते हैं संसाधन विकास की आवश्यकता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वाई रिसोर्स डेवलपमेंट ऑफ इज नीड्स। ठीक है, यानी कि किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए संसाधनों का व्यवस्थित तरीके से दोहन और संरक्षण आवश्यक है, कारण बताइए, ये आपके पूछा है, यानी कहने वाला किसी भी देश में इकोनॉमिकल तरीके से डेवलपमेंट, संसाधनों का व्यवस्थित तरीके से दोहन और संरक्षण आवश्यक, कहने मतलब आप इकोनॉमिकल तरीके से यानी पैसे के तौर पर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोहन कर सकते हैं, लेकिन इसका संरक्षण भी करना पड़ेगा, यानी कि इसका बचाव भी करना पड़ेगा चीज़ों का। जैसे मान लो आपके देश में कोयले का भंडारण है, अब कोयले का भंडारण है तो इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह कोयले का ही इस्तेमाल करें, अब जब कोयले का इस्तेमाल करोगे कोयला भी खत्म होगा, प्लस हमारा पर्यावरण भी दूषित होगा, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके कुछ पॉइंट हैं वो भी आप पढ़ लो। बढ़ती आबादी की मांग को पूरा करना ये होता है, यानी कि बढ़ती, अब जैसे भारत में आबादी बढ़ी है तो ऑब्वियसली सी बात है भारत में खाद्यान्न की पूरी, खाद्यान्न मतलब कि जो खाने की कमी को पूरी करना, ठीक है, सबसे बड़ी समस्या आ जाती है। पानी पीने की व्यवस्था की सप्लाई करना, जैसे हमारे यहाँ कोटे में अनाज मिलता है, ठीक है, तो हर व्यक्ति के लिए 5 किलो अनाज मिलता है, तो ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराना। जीवन की गुणवत्ता, कहने मतलब लाइफ स्टाइल में क्वालिटी बढ़ाना हेतु ऊर्जा, एनर्जी, खाद्य और आवास की जरूरत को ये भी पूरा करना, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसे औद्योगिकरण और रोजगार का सृजन, कहने का मतलब हमारे यहाँ ढेर सारी फैक्ट्रियाँ लगे ताकि आप लोग काम कर सको, आपको रोजगार मिल सके, और ये इससे क्या होगा, जब फैक्ट्रियाँ लगेंगी तो ऑब्वियसली ये रोजगार मिलेगा, जब रोजगार मिलेगा तो सामान बनेगा, सामान बनेगा तो पूरी दुनिया में हम बेचेंगे, जब बेचेंगे तो पूरी दुनिया से हम पैसा भी इकट्ठा करके भारत में लाएंगे, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब राष्ट्रीय सुरक्षा यानी नेशनल डिफेंस में आता है क्या,
ऊर्जा और कच्चे माल को सुनिश्चित स्रोतों से, कहने का मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब जो एनर्जी वाली चीजें जैसे यूरेनियम है, हथियार है, पेट्रोल है, डीजल है, कोयला है, कच्चे माल को सुनिश्चित तरीके के सोर्स उपलब्ध हो, जिनको सुरक्षा देनी चाहिए कि इन चीजों को हम कैसे कितना बचा सकें, क्योंकि बाई चांस अगर कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर हो गया तब आप क्या करोगे सारी चीज़ों से, यानी कि जो आपकी सप्लाई लाइन है वो कट जाएगी। कहने का मतलब जो दूसरे देशों से हम सामान खरीद रहे वो अचानक बंद हो जाएगा। जब आप अचानक पेट्रोल और डीजल मिलना बंद हो जाएगा तो भारत में आपकी जो बाइक है, ट्रैक्टर है, कैसे चलेंगे? इससे तो जो खेती किसानी होती है वो भी पूरी तरह से खराब हो जाएगी। प्लस आपके जो रोज ऑफिस जाने के लिए जो गाड़ी डीजल पेट्रोल जो भी लगता है उसका इस्तेमाल आपको पूरी तरह से ठप हो जाएगा। आप जाने तो इससे पूरी जो चीज़ होगी वो ब्रेक डाउन हो जाएगी, यानी रुक जाएगी। तो इसी चीज़ से इन लोगों क्या हमें सोर्स को रिजर्व रखना पड़ता है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया है प्रयोगात्मक उदाहरण, यानी कि एक्सपेरिमेंट है। अगर सिंचाई पानी नहीं होगा तो अनाज का उत्पादन घटेगा। कहने का मतलब अगर हम मान लो आपकी जिस एरिया में क्या कहते हैं पानी उपलब्ध नहीं है, नहरें नहीं है, तो वहाँ पर हम मोटर पंप का इस्तेमाल करते हैं ताकि वहाँ पर खेती का इस्तेमाल करें। मान लो अगर सिंचाई पानी ना हो तब हम अनाज कैसे उत्पादन करेंगे? जब उत्पादन ही नहीं होगा तो लोग भूखे मरेंगे। फिर इसके बाद खाद्य सुरक्षा प्रभावित होगी और यह लहर दर लहर अर्थव्यवस्था पर असर डालेगी। ऑब्वियसली से बात, जैसे खाने को नहीं मिलेगा तो इससे क्या है, यानी कि खाद्य सुरक्षा पर प्रभावित होगी, चीजें महंगी होने लगेंगी ऑटोमेटिक, ठीक है, यानी खाने की चीजें हमारी महंगी हो जाएंगी। फिर इसके बाद नीचे आते हैं, फोर्थ नंबर हमारा आता है संसाधनों के दोहन से समस्या है, ठीक है, यानी कि संसाधन अगर रिसोर्स का ज़्यादा इस्तेमाल कर सके तो उससे हमें क्या क्या प्रॉब्लम उठानी पड़ सकती हैं। तो प्रॉब्लम ड्यू टू ओवर द, यानी कि एक्सप्लॉइटेशन कैसे होता है? जब संसाधनों का उपयोग बिना योजना के, यानी बिना, जब हम रिसोर्स का बिना प्लानिंग के बहुत तेजी से खर्च किया जाता है तो कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं, ठीक है, यानी कि बिना किसी प्लान के हम चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने आपको कोयले के भंडारण के विषय में बता दिया, पेट्रोल या डीजल के। मान लो कि आपके आसपास पेट्रोल या डीजल का कुआं मिल जाता है आपके खेतों पर और कोयले के भंडारण मिल जाते हैं। जैसे ही आपको मिल जाए तो आप तो जल्दी जल्दी उससे तेल निकालोगे, जल्दी जल्दी कोयला निकालो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेच सको। लेकिन यहाँ पर रूल्स बनाए गए हैं, ठीक है, क्योंकि जो तेल और कोयला निकलेगा उसमें सरकार का कंट्रोल हो जाएगा और सरकार उसको एक लिमिटेड तौर पर निकालेगी, यानी थोड़ी मात्रा में निकालेगी और वो देखेगी कि भविष्य को देख के चलेगी ताकि हमें जब जरूरत पड़े तब हम इससे निकाल सकें। भारी मात्रा में वहां से, यानी कि ये संसाधन रिसोर्स का इस्तेमाल नहीं करेगी। फिर आते हैं यहाँ पर क्या, वनों की कटाई, ठीक है, मिट्टी का कटाव, बाढ़ और जैव विविधता की हानि। मान लो हमने वनों की कटाई, आज जो आप देखे होंगे न्यूज में, गांव में, घरों में, वहां पर आपको कुछ शेर चीता ऐसे घुस जाते हैं गांव में, ठीक है। तो इसका जो रीजन है, जंगल तो बचे नहीं। अब जब जंगल नहीं बचा है तो वो लोग अपने घर की तलाश में हैं। अब वो अपने घर की तलाश मतलब उनके जो घर थे, जंगल थे, उसमें तो जंगल को काट के आपने अपना घर बना लिया। अब वो जानवर जब गांव की तरफ बढ़ता है तो लोग उसे भगाते हैं, लेकिन ये बात गलत है क्योंकि पहले तो घर उसी का था, तो उसके घर में आप घुसे हो, ठीक है, यानी कि वो आपके घर में नहीं घुसा है। तो इसी वजह से जो वनों की कटाई होती है तो मिट्टी का कटाव भी होता है। अरे अगर जंगल आप काट दोगे तो मिट्टी बह जाएगी, जो आपके ऊपर जो क्या कहते हैं भारी मात्रा में मिनरल्स होते हैं खेतों में, जो पैदावार होती है मिट्टी के कटाव से बह जाएगी, बाढ़ आएगी और जैव विविधता की हानि होगी। ये सारी चीजें। भूजल अत्यधिक उपयोग, यानी कि अब जैसे ही जंगल कटेगा तो भूजल स्तर गिर जाएगा। कहने का मतलब जो जमीन के नीचे पानी है आपका वो धीरे धीरे गिरने लगेगा, ठीक है। जब पानी गिरने लगेगा तो यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं आएंगी। उन समस्याओं का जो मेन रीजन होगा, जब जंगल था तो जंगल में बारिश होती थी और बारिश का जब पानी जंगल में बरसता है तो अचानक तुरंत तेजी से पानी नहीं गिरता, धीरे धीरे पॉइंट में डिप होता रहता है। यानी जब बारिश होगी तो पहले पेड़ों में पानी गिरेगा, पेड़ों से धीरे धीरे उसकी जड़ों तक पहुंचेगा, जड़ों से धीरे धीरे पानी, जड़ें ऊपर का पानी पूरा नीचे खींच के ले जाती हैं और अर्थ को रिचार्ज कर देती हैं। रिचार्ज करने का मतलब अर्थ में पानी भर देती है, यानी पृथ्वी के नीचे पानी ले आती है, उसी को बोलते हैं अर्थ रिचार्ज, ठीक है, यानी उसका फिर से रिचार्ज हो गया। अब जब जंगल ही नहीं रहेगा तो वो सारी चीजें नहीं होगी, पानी बरसेगा तुरंत बह के निकल जाएगा। तो ये सारी चीजें होती है। जैसे मान लो आप शहरों में रहते होगे, थोड़ी देर पानी बरसा तो आपके आसपास खूब सारा पानी दिखने लगता है। उसका रीजन ये है कि वहां पर जो आपने सड़कें हैं वो पूरी तरह से मजबूत बना दिया है। अब वो पानी नीचे सोख ही नहीं पा रहा है, ऊपर बह रहा है, तो पानी कहीं ना कहीं तो जाएगा, तो वही आपको फ्लो दिखने लगता है। तो इसका मेन रीजन यही है कि जंगल नहीं है, सड़कें बिल्कुल प्लेन बना दी हो, सीमेंट की बना दी हो, तो वो पानी सोख नहीं पाता जमीन और नीचे अर्थ रिचार्ज नहीं हो पाती।
फिर इसके बाद यहाँ पर आते हैं, यानी खनन द्वारा भूमि या क्षतिग्रस्त होना और प्रदूषण, ठीक है। यानी कि अब जैसे मान लो इस जमीन के अंदर हमारा कोयला मिला, अब इस कोयला मिला है तो आप ज्यादा से ज्यादा खोदते हुए चले जाओगे, जब खनन करोगे तो आसपास की एरिया की जमीन धंसेगी, यहाँ प्रदूषण खूब होगा, ठीक है। जब प्रदूषण कोयला खोदोगे तो इससे निकलने वाली गैसें, धुएं हमारे इन्वायरमेंट में मिलेंगी, उससे आपको कैंसर होगा, दमा की बीमारी होगी, आपकी आंखें कमजोर होंगी, जलेंगी, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं। फिर इसके बाद आता है वातावरणीय प्रदूषण। कहने का मतलब वातावरणीय प्रदूषण, जैसे दिल्ली में इतनी समय क्या कहते हैं, प्रदूषण खूब है, ठंडियों में प्रदूषण खूब बढ़ जाता है, तो हवा में पानी, मिट्टी, ये सारी चीजें मिली होती हैं, तो इससे आपको सांस की दिक्कत होती है, सांस लेने में दिक्कत चली जाती है, ये सारी चीजें। अब यहाँ पर आपको एग्जाम टिप क्या है, एग्जाम्पल सहित लिखें। जैसे वनों की कटाई से मिट्टी का कटाव होता है, ये आपको लिखना पड़ेगा, जिससे खेती पर बुरा असर पड़ता है। इतना आप समझ लो तो पूरा लाइन समझ गए। जैसे वनों की कटाई से मिट्टी का कटाव होता है और जिससे खेती पर बुरा असर पड़ता है, तो ये आपकी एग्जाम टिप है। आप इनको इतना छोटा लिख लो, जब एग्जाम देने जाना तो यही आप पढ़ लेना, बस काम खत्म। फिर इसके बाद आते हैं 5 नंबर हमारा आता है। 5 नंबर में क्या है, संसाधन नियोजन। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम वाले ध्यान दें कि ये हेडिंग वाइज हेडिंग मैंने पढ़ाया है, तो आपकी हेडिंग मैच हो रही होंगी यहाँ पर, तो ये हेडिंग वाइज पढ़ाया गया है, तो आप इनको गौर से सुन सकते। यानी संसाधनों का नियोजन, यानी कि रिसोर्स ऑफ प्लानिंग, यानी रिसोर्सेज जो होने हैं उनका प्लानिंग कैसे किया जाए। तो यहाँ पर परिभाषा है, संसाधनों की पहचान, इनके सतत उपयोग के लिए योजना बनाना और उन्हें सुरक्षित रूप से बांटना ही संसाधन नियोजन है। कहने का मतलब है जो हमारे रिसोर्स है उनको, अब देखो इस पृथ्वी पर जो भी निकलता है तो वो इंसानों का, किसी एक व्यक्ति का तो है नहीं यहाँ पर कि कोई एक व्यक्ति आए और उस चीज की माइनिंग कराए और खोद के लेके चला जाए, क्योंकि वो जाके दूसरों को बेचे और उससे पैसा कमाए, क्योंकि अब वो चीज तो नेचुरली हमें मिली है ना। जब नेचुरली मिली है तो उसमें सबका अधिकार होता है, तो इसी वजह से उसको बराबर इक्वली बांटा जाता है। ऑब्वियसली सी बात है कि जब कोयला कहीं हमारे जैसे भारत में झारखंड से कोयला निकलता है, तो अब झारखंड वाले, जो झारखंड के लोग, उनको सारा पैसा थोड़ी मिल जाता है, लेकिन उनको प्लानिंग, योजनाएं, ये सारी चीजों के बहाने, स्कॉलरशिप के बहाने वो पैसा आपको दिया जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पर आते हैं आवश्यकता क्या है, ठीक है। आवश्यकता, जरूरत, इसको क्या बोलते हैं। भारत में जैसी विविधता है, विविधता का मतलब अलग अलग लोग, ठीक है। भारत में जैसी विविधता है और बड़ी जनसंख्या वाले देश में संसाधन नियोजन अनिवार्य। कहने का मतलब भारत में इतनी ज्यादा विविधता है, अलग अलग लोग हैं, हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, सिख, जैन, बौद्ध, ये सब अलग अलग, इनको विविधताएं बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे अलग अलग लोग हैं, तो ऐसे ऐसे अलग लोगों में से यहाँ पर प्लानिंग का होना बहुत जरूरी। अगर प्लानिंग नहीं होगा तो कोई एक विशेष व्यक्ति होगा या एक विशेष ग्रुप होगा जिसका पूरा कब्जा पूरे भारत में हो जाएगा और फिर से वही शासन चलने लगेगा, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर प्लानिंग होना बहुत जरूरी है। फिर इसके बाद आते हैं संसाधन नियोजन के चरण। क्या संसाधन नियोजन के चरण आते हैं, इसमें से स्टेप ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, तो कैसे किया जाए। देखो इसका सर्वेक्षण, ठीक है, यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सर्वे, रिसोर्स का सर्वे और मानचित्र। कहने का मतलब जो भी रिसोर्स मिले तो उसका सर्वे करो, और सर्वे करने के बाद फिर उसमें से आप उसका यानी कि मैप तैयार करो, रोड मैप तैयार करो, ठीक है। इन्वेंट्री यानी कि सूची, ठीक है। उपलब्ध का लेखांकन, कहने का मतलब कौन सी चीजें क्या क्या मात्रा में, कितनी मात्रा में उपलब्ध है, उनका क्या लेखा जोखा होना चाहिए पब्लिक की। विकास की रणनीति यानी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, यानी इसमें से डेवलपमेंट की आप क्या स्ट्रेटजी रख रहे हैं इसके विषय में, यानी किस क्षेत्र में किस संसाधन का उपयोग करना है, इसके विषय में क्या होनी चाहिए, स्ट्रेटजी होनी चाहिए। फिर इसके बाद संरक्षण उपाय, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ द मेजर, नवीकरणीय संसाधनों की रक्षा करना है, ये भी आपके यानी कि जो नए संसाधन है उनकी सेफ्टी करना। फिर न्याय संगत वितरण, कहने का मतलब इक्वल, यानी कि इक्विटेबल्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, कहने का मतलब सबको न्यायिक तौर पर, यानी कि सबको कानूनी तौर पर क्या करना चाहिए, बंटवारा करना चाहिए। राज्य क्षेत्रीय जरूरतों के अनुसार बांटना है, ठीक है। तो यहाँ 6 नंबर आता है। 6 नंबर क्या कहता है, तो 6 नंबर में ये देखिए कि प्रौद्योगिकी संस्करण, यानी कि अडॉप्टेड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसमें से क्या, अडॉप्टेड टेक्नोलॉजी में क्या होता है, संसाधन का उपयोग में आधुनिक तकनीकी का उपयोग। कहने का मतलब मॉडर्न जमाने में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए, अगर आप पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो पूरी दुनिया में पीछे रहेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। अब टीचर नोट्स के विषय में अगर देख लो, अगर कोई देख रहा है तो यहाँ पर भी स्थानीय उदाहरण के लिए देखो, आपके जिले राज्य के संसाधन बताएं, बच्चों को अधिक लगाव दिखेगा। यानी आप जब भी बताएं तो ये चीजें क्या कहते हैं, आसपास के जो रियल एग्जांपल है उनको बताकर आप बताएं तो बच्चों को ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। फिर इसके बाद आता है यहाँ पर सतत विकास, ठीक है। सतत विकास का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या होता है, इसका जो परिभाषा है, ऐसे विकास जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करे और भविष्य की पीढ़ियों के संसाधनों को प्रभावित ना करे। कहने का मतलब ये है, परिभाषा इसकी होती है सतत विकास की, जो प्रेजेंट की जरूरतों को पूरी करे लेकिन फ्यूचर इससे क्या प्रभावित ना हो, इससे फ्यूचर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो ये है, संसाधनों को प्रभावित ना करे। इसके मुख्य सिद्धांत क्या है, तो सिद्धांत की अगर बात करें तो मुख्य सिद्धांत ये है कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, यानी कि जो नेचुरल रिसोर्स है उनका बचाव करना। भले सरकार इसमें दोहन करवाती है, लेकिन आपको एक भारत के नागरिक होकर भी आपको इन चीज़ों का क्या इस्तेमाल से रोकना है, प्रोटेस्ट करना है। फिर इसके बाद क्या आता है, पर्यावरण की रक्षा करना, यानी कि आपको क्या करना है, इन्वायरमेंट की रक्षा करना, पेड़ों को बचाना है, मिट्टियों को बचाना है, बहुत सारी चीज़ों को ऐसी आपको देख रेख करनी है। आपको ढेर सारे पेड़ लगाने इसमें से बचाने का मतलब ये नहीं कि कोई चीज़ है उसको प्रिजर्व करो, वो तो आपको करना है, प्लस आप जब पेड़ लगाओगे तभी तो उसको कहेंगे कि उसकी रक्षा कर रहे हो आप। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर इसके बाद आर्थिक विकास के साथ, ठीक है, यानी इकोनॉमी की डेवलपमेंट के साथ साथ सामाजिक न्याय भी हो। कहने का मतलब इकोनॉमी डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा सामाजिक न्याय होना जरूरी है, यानी समाज को बराबर इक्वलिटी न्याय मिलना चाहिए, जुडिशरी मिलनी चाहिए। फिर इसके बाद जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, एक एग्जाम्पल से आपको समझाया जा रहा है क्या है, तो यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल है, यानी कि वर्षा जल संचयन, यानी कि वर्षा के जल को यानी वाटर को कैसे प्रिजर्व करें, यानी उसको स्टोर करें। आज की ज़रूरत पूरी हो रही है और भविष्य में भूजल भी बना रहेगा, यानी कि वर्षा के जल को आप स्टोर कर सकते हो, तालाबों में स्टोर कर सकते हो। कहीं किसी किसी शहर में तो वहाँ पर लोग 2 बोरिंग पंप कराते हैं, यानी कि जहाँ से आपको टुल्लू मोटर लगी वहाँ पर 2 पंप कराए जाते हैं। आप जो पानी यूज़ करने के बाद वो पानी फिर से पृथ्वी के अंदर चला जाता है और वहाँ पर जाकर फिर से प्यूरीफाई हो जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है। तो वहाँ पर 2 बोर कराए जो कि आपके डेली रूटीन यूज़ कर होने वाला पानी उसको पृथ्वी के अंदर डाला जाए, प्लस आप कम से कम पानी का इस्तेमाल करें, ठीक है। यानी कि आप जो 4 से 5 बाल्टी आते वो 1 या 2 बाल्टी में काम कर निकाल लो, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर इसके बाद यहाँ अगर एग्जाम टिप्स आप देखो तो एग्जाम में आपको क्या नोट डाउन करना है या ध्यान रखना है, देखो परीक्षा में लिखे अगर इसके विषय सस्टेनेबल डेवलपमेंट के विषय में आता है, सतत विकास का लक्ष्य आज की आवश्यकता है और भविष्य की जरूरतों में संतुलन, ठीक है, संतुलन है, इसे एक वाक्य में स्पष्ट करें। तो ये सारी चीजें आती हैं, तो ये सारी चीजें आपको लिखना पड़ेगा। फिर इसके बाद 7वां नंबर आता है। 7वां नंबर क्या है, ये सारी आपकी हेडिंग है जो बुक में है, भारत में संसाधन का वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स इन इंडिया। कैसे इन चीज़ों, भारत में संसाधन आसमान तरीके से बटे हुए हैं। असमान तरीके से मतलब यानी कि अलग अलग तरीकों से बटे हुए हैं। जैसे हमारे मिनरल्स हैं तो झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में कोयला और लौह अयस्क आदि हैं। यानी जो झारखंड मैंने अभी आप बताया थोड़ी देर पहले, और छत्तीसगढ़ आता है, पश्चिम बंगाल आता है, उड़ीसा आता है। तो इन क्षेत्रों में कोयला मिलता है, लोहा मिलता है। देखो जहाँ पर लोहा मिलेगा वहाँ कोयला भी मिलेगा, ठीक है, ये नेचुरली ये सारी चीज़ें हैं। फिर इसके बाद कृषि भूमि आता है। कृषि भूमि में क्या है, उत्तर पूर्वी और भारत के यानी कि उत्तर पूर्वी भारत और उत्तर भारतीय मैदान उपजाऊ है। कहने का मतलब है जो हमारा यानी कि उत्तर का भारत, जैसे उत्तर प्रदेश आ जाता है और दिल्ली, हरियाणा, ये जो क्षेत्र आ जाता है, मध्य प्रदेश का आधा एरिया छोड़ के महाराष्ट्र का कुछ भाग ले लो, तो इन क्षेत्रों में भारी मात्रा में क्या भूमि है, जमीन है और बराबर लैंड है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर अच्छी मात्रा में हम लोग फसल उत्पादन कर सकते हैं, अनाज पैदा कर सकते हैं। ये सारे जल, वाटर रिसोर्स यानी जल संसाधन, यानी दक्षिण और उत्तर में भिन्न भिन्न हिमालय नदियों और उत्तर पूर्व यानी उत्तर में कच्छ और राजस्थान में कम जल। कहने का मतलब है साउथ में देखें और हिमालय की तरफ देखें तो यहाँ से नदियाँ निकलती हैं और इनमें भारी मात्रा में पानी है, तो इनके पानी का इस्तेमाल हो अच्छे तरीके से किया जाए, ठीक है। इनका यानी पानी को ज़्यादा गंदा ना किया जाए, उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में, बिजली बनाए उससे और भी खेतों में इस्तेमाल कर, ये सारी चीज़ें यानी कि इनका गलत इस्तेमाल ना किया जाए। फिर इसके बाद आते हैं वन संसाधन। क्या आता है, वन संसाधन पूर्वोत्तर और पश्चिमी घाट में अधिक घना वन, राजस्थान में कम। कहने का मतलब अगर हम ईस्ट की तरफ चले जाएं और वेस्ट की तरफ घाट की तरफ चले जाएं तो यहाँ पर भारी मात्रा आपको किनारे किनारे जंगल खूब मिल जाएगा, लेकिन राजस्थान में जंगल कम है। तो ये सारी चीज़ें हमारे क्या है, रिसोर्स है, संसाधन, इससे अच्छी मात्रा में लकड़ी मिलती है जो देश के बहुत सारे कामों में इस्तेमाल होती है। ये सारी चीज़ें आती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 8वां नंबर हमारा आता है। 8वां नंबर क्या है, हेडिंग हमारी 8 है, यानी भूमि संसाधन एंड लैंड रिसोर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हेडिंग वाइज हेडिंग आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि भूमि संसाधन क्या होता है, क्या कहते हैं, वन क्या होते हैं, इनके विषय में पूछेगा तो आपको बताना पड़ेगा।
इसी वजह से मैं आपको एक्सप्लेन करके चीज़ों को थोड़ा एग्जांपल देके आपको समझा दूँ ताकि आपको समझ में आ जाए और आप एग्जाम में डायरेक्ट लिख सको। अपनी भाषा में लिखना ज़रूरी नहीं कि आपको याद करना है, आप बस समझ जाओ, आप लिखाओगे। जैसे भूमि का महत्व, ज़मीन का क्या महत्व होगा, अपने हिसाब से लिख सकते हो। भूमि कृषि, आवास, उद्योग और बुनियादी ढांचे के लिए अनिवार्य। कहने का मतलब है ज़मीन हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। देखो ज़मीन का तो पहले जो इस्तेमाल होता है वो खेती के लिए इस्तेमाल होता है, फिर घर के लिए इस्तेमाल होता है, फिर इसके बाद फैक्ट्रियाँ लगाने के इस्तेमाल में आता है और बुनियादी स्ट्रक्चर बनाने के लिए अनिवार्य होता है, जिसमें आप स्कूल बनवाते हो, प्लस मेडिकल कॉलेज बनवाते हो, अस्पताल बनवाते हो, बिल्डिंग्स बनवाते हो, ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों के लिए ज़मीन का इस्तेमाल होता है। भारत में भूमि का सीमित भंडारण, कहने का मतलब भारत में जो ज़मीन है वो लिमिटेड है, ये ठीक है, ये अनलिमिटेड नहीं कि ज़मीन यहाँ पैदा हो रही है, यहाँ पर ज़मीन लिमिटेड है और जनसंख्या बहुत अधिक है। यही कारण है कि भूमि की रक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। यानी कि यहाँ जनसंख्या बहुत है और लोग ज़मीन कम है, इस वजह से ज़मीन की रक्षा करना बहुत ज़रूरी है। फिर इसके बाद आते हैं भूमि के उपयोग और प्रमुख रूप क्या है। यानी भूमि के उपयोग के प्रमुख रूप, मेजर लैंड्स यूजेस कैसे कर सकते हैं। तो हम कृषि में करते हैं, एग्रीकल्चर में करते हैं, वन में, ठीक है, वन जंगल तो लगाना पड़ेगा क्योंकि इस पूरी लैंड काट को आपको तो सिर्फ घर तो बना नहीं सकते, पूरा घर का तो ऑक्सीजन कैसे, 140 करोड़ लोगों को ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी। चारागाह, जानवरों, अगर आपके देश में जानवर है तो उनके लिए चारा का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उनके खाने का इस्तेमाल करें तो उसके लिए भी लैंड हमें चाहिए। प्लस रहने के लिए और औद्योगिक के लिए, यानी क्या कहने के रेसिडेंशियल और इंडस्ट्रियल एरिया के लिए भी हमें ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है। खेतों के निर्माण, यानी कि माइनिंग ऑफ द क्वेरीज, यानी कि खेतों के निर्माण के लिए भी हमें ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये ज़रूरत की चीज़ें हैं जिससे हम ज़मीन में प्राप्त करते हैं। भूमि अपक्षय, इसमें भूमि अपक्षय का मतलब होता है लैंड यानी डिग्रेडेशन। कहने का मतलब जहाँ भूमि अपक्षय का मतलब हो, जहाँ जमीन की यानी धीरे धीरे क्या है, जमीन जो खेत करने लायक जमीन है वो धीरे धीरे खराब हो रही है। जैसे भूमि क्षति के रूप, जैसे मरुस्थलीकरण, जैसे आपकी जो उपयोगी जमीन है जिसमें फसल पैदा हो रही है, धीरे धीरे वहाँ पर यानी कि वो जो मिट्टी है वो नमकीन कलर की होती चली जा रही है, नमकीन होती चली जा रही है, धीरे धीरे वो रेत में कन्वर्ट हो रही है। भूमि क्षरण कहने का मतलब बार बार बारिश होती, बाढ़ होती तो ऊपर की मिट्टी बह जा रही है, जितनी बार मिट्टी बह जाएगी उतनी बार आपकी फसल खराब हो जाएगी, आपको पैदा ही नहीं होगा वहाँ पर कुछ अनाज। तो ये सारी चीज़ें होती हैं भूमि क्षरण। क्षतिग्रस्त भूमि, क्षतिग्रस्त भूमि मतलब ऐसी जमीन जो ऊबड़ खाबड़ हो, ये सारी चीज़ें। इसका रीजन क्या है, अत्यधिक चराई, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमने चराई की, वनों की कटाई की, गलत खेती प्रणालियाँ अपनाया, कहने का मतलब जो खेती करने के जो तरीके थे उनको गलत इस्तेमाल किया, पेस्टिसाइड बहुत डाले, यानी पेस्टिसाइड में दवाइयाँ बहुत इस्तेमाल की जो कीड़ों जानवरों को मारने के लिए होती है, इन सारी चीज़ें। और प्लस खनन किए, खनन का मतलब हमने उनकी खुदाई करके मिट्टी का इस्तेमाल शहरों को बनाने में लगा दिया, ईंट बनाने में लगा दी, ये सारी चीज़ें। फिर इसके बाद रोकथाम के उपाय क्या है, सब ज़्यादा से ज़्यादा जंगल लगाओ, जंगल ही आपको मिट्टी के लैंड डिग्रेडेशन को कम कर सकता है। समोच्च हल चलाना, समोच्च मतलब हल चलाने मतलब एक हल आता है जो डायरेक्ट यानी हिट करके जमीन में चलता है हल। कचरे का प्रबंधन, नियंत्रित चराई, यानी कचरा जो होता है, जो आपके शहरों में कचरा, उसको लैंड में ना फैलाया जाए, उसको सीमित जगह पे रखा जाए या उसको यानी कि प्योरीफाई किया जाए, ये नियंत्रित चराई हो, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। फिर इसके बाद 9 नंबर आता है, क्या आता है, यानी कि मिट्टी संसाधन। ठीक है, मिट्टी का संसाधन क्या है यहाँ पर, यानी कि मिट्टी संसाधन यानी कि सॉइल रिसोर्स। क्या है सॉइल रिसोर्स में, मिट्टी का अर्थ है मिट्टी, यानी कि मिट्टी चट्टानों के अपक्षय और जैविक पदार्थों के मिलने से बनती है, यह खेती के लिए आधारभूत है। अब मिट्टी जो है ये खेती के लिए जरूरी है कि नहीं, ऑब्वियसली सी बात जरूरी है, क्योंकि मिट्टी चट्टानों से बनती है और यहाँ पर एक यानी कि मान लो 1 ग्राम मिट्टी बनने में कम से कम नहीं तो 20 से 25 हज़ार साल लग जाते हैं, क्योंकि मिट्टी जो बनी है वो चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों से बनी है। कभी जब आप मिट्टी उठाना तो वहाँ पर उसको पास में लाके उसको अपने हाथों में रगड़ना, आपको पत्थर के छोटे छोटे बारीक बारीक टुकड़े महसूस होंगे। तो जो मिट्टी बनी है चट्टानों को घिस कर बनी है। ठीक है, ये सारी चीज, यही बेसिक है, ये खेती करने के लिए क्या आधारभूत है, बेस है। इसमें देख लेते हैं भारत में मिट्टी के प्रकार। ठीक है, भारत में मिट्टी के प्रकार हैं वो कई तरीके के हैं। तो यानी कि मेजर सॉइल टाइप्स ऑफ इन इंडिया, कैसे, एक जलोढ़ मिट्टी जिसको एलोई सॉइल बोलते हैं। एलोई सॉइल क्या है, गंगा यमुना के मैदान की उपजाऊ मिट्टी, जैसे धान गेहूं उपजाऊ होते हैं। जो जलोढ़ मिट्टी होती है यहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे गंगा यमुना के मैदान पे बनी, क्योंकि दोनों के बीच में अगल बगल पानी है, बीच में जमीन है, यहाँ पर धान सबसे ज़्यादा पैदा होता है, गेहूँ पैदा होता है। काली मिट्टी का ब्लैक सॉइल महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में पाई जाती है, इसमें ज़्यादा मात्रा में कपास के लिए उत्तम होती है और ये क्या कहते हैं ज्वालामुखी की राख से ये मिट्टी बनी होती है। ठीक है, वोल्केनो जिसे बोलते हैं। फिर इसके
बाद आता है लाल मिट्टी यानी रेड सॉइल। तो ये दक्षिण पूर्व और पूर्वोत्तर भागों के एरिया में पाया जाता है और इसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है यानी लोहे की मात्रा ज़्यादा होती है। इसमें बाजरा और दलहनी चीज़ें ज़्यादा पैदा होती है यानी दाल वाली चीज़ें। पर्वतीय मिट्टियाँ यानी माउंटेन सॉइल। माउंटेन सॉइल में क्या है, हिमालय और पश्चिमी पूर्वी घाट यानी बागवानी उपयुक्त है। इन जो पर्वतीय मिट्टी होती है यहाँ पर हम बागवानी का मतलब यहाँ पर हम जंगल लगा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब इसके लिए ज़्यादा परफेक्ट होती है। मरुस्थलीय मिट्टी यानी डेजर्ट सॉइल यानी राजस्थान कम उपजाऊ होती है यानी कि ये किसी इस्तेमाल में नहीं होता इसका काम। फिर इसके बाद यहाँ पर आते हैं मिट्टी का क्षरण। तो मिट्टी का क्षरण देख लेते हैं, सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या है, यहाँ पर इसका अगर एग्जाम्पल देखें, परिभाषा देखें तो हवा या पानी द्वारा उपजाऊ मिट्टी की ऊपरी परत का बह जाना। ठीक है, यानी कि जो ऊपरी द्वारा जैसे मान लो तेजी से हवा चलती है तो ऊपर की मिट्टी उड़ जाती है और ऊपर की ही मिट्टी में सबसे ज़्यादा मिनरल्स होते हैं और उसी मिट्टी में आपकी फसल तैयार होती है। नीचे की मिट्टी का कोई मतलब नहीं रहता। ऊपर की जो मान लो कि आप 1 mm से 2 इंच 3 इंच 4 इंच तक की मिट्टी जो होती है वो आपकी सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है और इसी मिट्टी की ऊपरी वाली अगर बह जाएगी तो आपका उत्पादन पूरी तरह से ठप हो जाएगा, होगा ही नहीं। फिर इसके बाद रीजन क्या है, वनों की कटाई अत्यधिक वर्षा और गलत कृषि तरीके से होता है यानी कि वनों की कटाई का मेन रीजन आता है, ज़्यादा से ज़्यादा वर्षा होती है। तो इन सारी चीज़ों से ये सॉइल इरोजन होता है। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, सीढ़ी नुमा खेती का इस्तेमाल करें। सीढ़ी नुमा खेती होती है पहाड़ों पर। सरण कृषि, फिर इसके बाद पेड़ लगाने की पट्टी, ये शेल्टर बेल्ट्स जिसे बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल हम करें तब जाके ये सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। हमारी 10 नंबर की हेडिंग है, क्या है, जल संसाधन यानी कि वाटर रिसोर्स। अब वाटर रिसोर्स आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, अभी तक मिट्टी पढ़ रहा था, वाटर रिसोर्स पढ़ लो, बस छोटा सा टॉपिक है, खत्म होने वाला है। पॉइंट क्या है, पृथ्वी पर पानी बहुत है पर इस्तेमाल योग्य मीठा पानी सीमित है। ताजे पानी की कमी वैश्विक समस्या है। कहने का मतलब हमारे जो अर्थ में पानी बहुत है लेकिन जो मीठा पानी है वो बहुत कम है। ठीक है, पीने वाला पानी बिल्कुल कम है, तो उसका हमें रिजर्व करना है, प्रिजर्व करना है, सुरक्षित रखना है। जल संरक्षण के उपाय, इसको कैसे आप सुरक्षित रख सकते हो, तो वर्षा जल का संचयन यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना पड़ेगा। रेन वाटर को हमें सेव करना पड़ेगा। खेती में हम किस चीज़ का इस्तेमाल करें, ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकल का, यानी कि इफिशियंट ऑफ इरिगेशन। कहने का मतलब एक ड्रिप सिस्टम होता है, एक स्प्रिंकल सिस्टम। स्प्रिंकल का मतलब छिड़काव होता है, ड्रिप मतलब यानी कि पानी को डिप डिप करके डालें, बूंद में डालें। तो इस तरह हम फसल अच्छी मात्रा में पैदा करते हैं। भूजल पुनर्भरण यानी कि रिचार्ज पिट्स यानी कि पेरिकुलेशन टैंक्स, यानी भूजल पुनर्भरण कहने के मतलब बड़े बड़े तालाब खोदे जाए और वर्षा का पानी वहां पर स्टोर किया जाए या तालाब हो। नालों और नदियों का संरक्षण यानी कि क्या कहते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल यानी कि जो नालों का और नदियों का संरक्षण, इनको सेफ रखना चाहिए, इसमें गंदगी नहीं होनी चाहिए, तभी तो पानी सुरक्षित रहेंगे। और जब पानी सुरक्षित रहेंगे तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि जानवर मछलियाँ पैदा होंगी, ये सारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एग्जाम टिप्स अगर देखो तो जल संरक्षण के 2 उपाय लिखिए। तो जैसे आम में उत्तर, अगर आम उत्तर है जो होता है वर जल संचयन को और ड्रिप इरिगेशन, ये 2 चीज़ें होती हैं जो आप जल संचयन और ड्रिप इरिगेशन आप याद रखिएगा और इसी के विषय में लिख दीजिएगा, जो आम आंसर सभी बच्चे देते हैं। फिर इसके बाद 11th नंबर आता है। 11th नंबर हमारा क्या है, 11th नंबर है वन एवं वन्य जीव संसाधन यानी फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। कैसे इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंस क्या है, वन ऑक्सीजन देते हैं यानी जंगल ऑक्सीजन देता है, जैव विविधता बनाते हैं, ठीक है, और जल चक्र यानी वाटर साइकिल को कंट्रोल करते हैं, और औषधियाँ देते हैं। औषधियाँ मतलब दवाई के इस्तेमाल में, पेड़ों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल दवाइयों में ही होता है। ठीक है, अगर खतरे की बात की जाए तो यहाँ पर क्या होता है, तो जो वनों की हम कटाई करते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, शिकार करते हैं यानी कि पोचिंग करते हैं, आवास विनाश करते हैं, हैबिटेट लॉस होता है, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाए। इसका हम बचाव कैसे कर सकते हैं, संरक्षण कैसे कर सकते हैं, तो ये इसको देखो। तो बचाव या संरक्षण की बात हम यहाँ पर करें तो राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य यानी जो नेशनल पार्क होते हैं और सेंचुरीज होती हैं, तो इनका क्या करें, रिजर्व करें, ऐसे करके रख सकते। सरकार इन चीज़ों को बनाती है, जो नेशनल पार्क बनाती है और सेंचुरी बनाती है, यहाँ पर इंसानों को जाना पूरी तरह से बैन होता है, तो इससे हम रिजर्व कर सकते हैं और इसका काम सरकार ही करती है। कठोर कानून और कार्यवाही बनाएं, इनके लिए हम क्या एक टफ से टफ कानून बनाएं ताकि आप लोग तोड़ ना सको। जन जागरूकता, जन जागरूकता का मतलब जैसे आप इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो इन चीज़ों को पढ़ने का मतलब इन चीज़ों को आप अप्लाई भी करो, तब जाके इसको जन जागरूकता बोलेंगे। सामुदायिक भागीदारी होनी चाहिए, ठीक है, सामुदायिक भागीदारी मतलब हर काम में यानी कि ग्रुप से काम करना चाहिए, अकेले ये काम आप नहीं कर सकते। फिर इसके बाद 12th नंबर आता है खनिज संसाधन, मिनरल्स आते हैं। तो मिनरल्स में क्या आते हैं,
मिनरल रिसोर्स क्या बोलते हैं, खास बातें हैं खनिजों का वितरण यानी कि असमान और कुछ राज्यों में खनिज संपदा अधिक है जिससे औद्योगिक विकास संभव होता है। कहने का मतलब कुछ राज्यों में है जो मिनरल्स भारी मात्रा में पाए जाते हैं, कुछ में कम पाए जाते हैं। इसके दो मुख्य रीजन है, धात्विक यानी मेटालिक लौह एस आयरन कोर तांबा सीसा ये जस्ता, इनको मेटालिक बोलते हैं। अधात्विक जिसे बोलते हैं नॉन मेटालिक, जैसे कोयला चूना पत्थर और फास्फेट, ये धात्विक अमेटालिक है। तो इन चीज़ों ये 2 पॉइंट बहुत याद करना आपको जरूरी है। फिर इसके बाद रिजल्ट क्या निकलते हैं, तो खनन से भूमि जल प्रदूषित हो सकती है। जैसे ही आप जमीन खोदोगे तो ये सारे मिनरल्स निकलेंगे, और जब ये मिनरल्स भारी मात्रा में निकलेंगे तो आपका क्या पोल्यूशन हो जाएगा और वहाँ पर आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, यानी कि वहाँ पर आप रह नहीं पाओगे। इसलिए पुनरुद्धार और नियम की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि इसको रिन्यूएबल करने की जरूरत पड़ती है। फिर इसके बाद नीचे आते हैं, संसाधन संरक्षण के व्यवहारिक उपाय यानी कि प्रैक्टिकल कंजर्वेशन मेजर क्या है, रिसाइकलिंग, कागज धातु प्लास्टिक इन सब चीज़ें इसका हम रिसाइकिल कर सकते हैं। कागज़ का भी हम फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं, मेटल का फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लास्टिक का फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे इन चीज़ों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इन्हें रिन्यूएबल कर सकते हैं। ऊर्जा की बचत, ऊर्जा जो हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, जैसे ट्रैफिक में हम लोग गाड़ी खड़ी करके स्टार्ट कर देते हैं और अपना ढेर सारा काम कर लेते हैं, गाड़ी को बंद नहीं करते। इन सारी चीज़ों पेट्रोल डीजल की बचत की जाए, ये सारी चीज़ें। नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग होता है, यानी कि जो नए टाइप्स के ऊर्जा उपकरण हैं जिनसे हम नई एनर्जी मिलती है, जैसे सोलर का इस्तेमाल करें, पवन की ऊर्जा करें, बायो एनर्जी का इस्तेमाल करें जिसमें से पोल्यूशन ना हो, ठीक है, इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना हो, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। स्मार्ट कृषि, यानी कि कृषि अब पहले खेती होती थी एक तरह से सिर्फ खेती होती है, आज स्मार्ट तरीके से खेती होती है, यानी कम जमीन में ज़्यादा पैदावार होती है, तो ये स्मार्ट खेती बोलते हैं। तो कमी लागत मिट्टी संरक्षण तरीकों से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके बाद क्या आता है, कानूनी नीतियों और कार्यान्वयन, पर्यावरण कानून का कड़ाई से पालन करना चाहिए। जो हमारे लिए इन्वायरमेंट के बहुत सारे लॉ बनाए गए हैं तो उनका बहुत सख्ती से इस्तेमाल करना चाहिए, तभी इन चीज़ों का हम रिजर्व कर पाएंगे। संसाधनों और सामाजिक न्याय, ठीक है, रिसोर्स सोशल इक्वलिटी, कैसे, संसाधन वितरण का सामाजिक आर्थिक पहलू, संसाधन अगर कुछ समूहों के पास जमा होकर रहे तो असमानता बढ़ जाती है। कहने का मतलब जो संसाधन वितरण है वो असामाजिक आर्थिक पहलू से देखा जाए, मान लो जो रिसोर्स है कुछ बड़े लोगों के पास, जैसे अडानी अंबानी के पास सिर्फ जाए कोयला और इनका है सिर्फ पूरी तरह से मोनोपोली हो जाए। मोनोपोली का मतलब उनका पूरी उस जगह कब्जा हो जाए जहां पर सिर्फ रिसोर्स है, तो एक तरह से जो ये तो चीज़ नेचुरल थी, आप वहां कब्जा नहीं कर सकते, इस वजह से सरकार उनको बेचती है और उनको बेचने से जो पैसा मिलता है वो आपके ऊपर खर्च किया जाता है। फिर इसके बाद संसाधन योजना का उद्देश्य न्याय संगत वितरण भी है ताकि गरीब और दूर दराज इलाकों का विकास हो। जैसे आपके गांव घर सड़कें वड़कें बनती हैं, आपके लिए बिजली का इस्तेमाल किया जाता है, पानी का इस्तेमाल किया जाता है गांव घर में, तो इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। वो इस्तेमाल इस वजह से आपको दिया जाता है, ये बनाया जाता है क्योंकि जो चीज़ें सरकार बेच कर आपके इस्तेमाल की जाती है, जो नेचुरल रिसोर्स को बेचा जाता है, फिर इसके बाद उससे जो मिलने वाला पैसा होता है उसके आपके लिए इस्तेमाल की जाती हैं। फिर इसके बाद अब कंक्लूजन, पूरे चैप्टर का यहाँ पर कंक्लूजन देख लो क्या है यहाँ पर हाँ आपको कुछ टिप्स बता देंगे एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर हमारा कंक्लूजन क्या है, निष्कर्ष क्या निकलता है पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद, देखो, संसाधन और विकास इस अध्याय से हमें सिखाता है कि संसाधन केवल उपलब्ध होना ही काफ़ी नहीं है। कहने का मतलब रिसोर्स सिर्फ, अब मान लो आपके हाथ में AK-47 दे दिया जाए और आपको चलाना ही ना आता हो तो तब क्या करोगे, ठीक है, आजकल तो फ्री फायर के सब लड़के हैं तो वैसे चलाना जानते हैं, लेकिन आपको जब चलाना ही ना आता तो आपको लेने कोई मतलब। उसी तरह संसाधन और विकास का अध्याय हमें यह सिखाता है कि संसाधन केवल उपलब्ध होना काफ़ी नहीं है, उनका विवेक पर, उनका दिमाग से उपयोग करना, उनका बचाव करना, न्याय संगत तरीके से वितरण करना ताकि सतत विकास संभव हो सके, यानी सब लोगों का विकास संभव हो सके। हमारे छोटे छोटे कदम, पेड़ लगाना, ठीक है, पानी बचाना, रिसाइकलिंग मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा परिवर्तन ला सकता है। यानी घर से एक व्यक्ति भी अगर कुछ थोड़ी बहुत बचत करता है तो वो क्या हमारे देश में एक नया चेंजेस लाएगा, नया परिवर्तन लाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ बोर्ड की एग्जाम है तो आपको उसके हिसाब से बता देते हैं। जैसे क्या है, परिभाषा, पहले एक वाक्य में स्पष्ट परिभाषा आप दे दो, ठीक है, फिर इसके विषय में आप जो कुछ चाहो तो बोल सकते। एग्जाम्पल, परिभाषा आप 1 या 2 लाइन में दो, ज़्यादा बड़ा लिखने की कोशिश मत करना, ठीक है। परिभाषा के बाद 1-2 उदाहरण अवश्य लिखें, हर चीज़ का आपको उदाहरण बता दिए मैंने ज़्यादातर। मुख्य कारण क्या हो, प्रश्न की में मांग हो तो बिंदु क्रम में लिखें 1-2, यानी अगर प्रश्न में डिमांड हो पॉइंट लिखने के लिए तो 1-2 आप करके लिख सकते हैं। फिर इसके बाद इनरिलेटेड बातों ना लिखें, यानी कि इन रिलेटेड कहने मतलब उससे जो रिलेटेड
हो ना हो, उस चीज़ों को बिल्कुल भी ना लिखो। सीधे और संक्षेप में लिखना बेहतर होता है, यानी डायरेक्ट लिखो, सटीक लिखो बस, आपके नंबर एक भी नहीं कटेंगे। फिर इसके बाद मैप क्वेश्चन, यानी मिट्टी, खनिज जैसी मैप पॉइंट को हल्के रंग से दिखाएं और नाम लिखकर अंक बढ़ाएं। मैप अगर आप बना सको, हो सके तो बेहतर तरीके से इमेज बनाओ हर चीज़ में और उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर दो, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद केस स्टडी व ओस्ट यानी कि HOTS उत्तर तर्क दें, उदाहरण में पुष्टि करें। अब जैसे केस स्टडी में क्या होता है, वहां पर आप लॉजिक दें और लॉजिक देने के बाद आप एग्जाम्पल दें। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर नीचे भी आप लिख दोगे तो इसमें आपके ज़्यादा नंबर नहीं करते, लेकिन अगर ज़्यादा सटीक लिखने की कोशिश करना, आपको परफेक्ट नंबर पूरी तरह से मिलेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।